जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपका यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम आने वाला है और यूपी पुलिस का भी एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप अपनी तैयारियों में भी लगे होंगे। तो किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी करने की सही रणनीति ये होती है कि उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व कर लिया जाए, जिससे कि हमें आइडिया हो जाता है कि किस तरीके का पेपर आने वाला है और फिर हम उसी दिशा में अपनी तैयारी करते हैं। तो हर विद्यार्थी को ज़रूरी है कि वो किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहा है तो उससे पहले वो उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखे और सॉल्व करे और जाने पैटर्न को। तो उसी कड़ी में हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स का सॉल्यूशन करा रहे हैं, जिसमें कि आज ये है 12 दिसंबर 2017 का फर्स्ट शिफ्ट का हिंदी का पेपर। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है जिसमें पूछा है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। तो देखिए शुद्धि और अशुद्धि छांटने के लिए वाक्य अक्सर आते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको हिंदी के अच्छी शब्दों की जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर पहला है जिसमें पूछा राधा घर नहीं है। तो देखिए ये अशुद्ध है, यहाँ पर सही होना चाहिए राधा घर पर नहीं है। ये इसके बाद बी है जिसमें पूछा राम पाठशाला बैठा है। तो ये राम पाठशाला बैठा ना होकर के होना चाहिए राम पाठशाला में बैठा है। तो ये भी आपका बिल्कुल गलत है। इसके बाद है आप अवश्य सुने होंगे। ये भी गलत है, आपने अवश्य सुना होगा, यहाँ पर इस तरीके से होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि बूंद अघात सहाय गिर कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखिए यहाँ पर जो अलंकार है वो दृष्टांत अलंकार है। अब मैंने दृष्टांत अलंकार की परिभाषा भी आपको दी हुई है कि आपके इस तरीके का प्रश्न अगर आगे बनता है तो हम उसे किस तरीके से सॉल्व करें। तो देखिए जहां पहले कोई बात कहकर उससे मिलती जुलती बात द्वारा दृष्टांत दिया जाए लेकिन समानता किसी शब्द द्वारा प्रकट ना हो, तो वहां पर आपका दृष्टांत अलंकार होता है। तो यहां आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहां पर आपका अनंत्यानुप्रास अलंकार है। अनंत्यानुप्रास अलंकार की परिभाषा है कि जहां अंत में तुक मिलती हो। तुक आप देख रहे हैं आई और जाई, जहां पर आई जाई जहां पर तुक मिल रही हो वहां पर अनंत्यानुप्रास होता है। तो यहां पर अनंत्यानुप्रास अलंकार होता है। इसके अलावा एक और इसकी परिभाषा है कि जहां पदांत में एक ही स्वर तथा एक ही व्यंजन की आवृत्ति होती है, यानी कि पद के अंत में एक ही स्वर और एक ही व्यंजन की आवृत्ति होती है, वहां आपका अनंत्यानुप्रास अलंकार होता है। यहां उदाहरण दिया गया है कि लगा दी किसने आकर आग, कहां था तू संशय के नाग। तो यहां पर आपका अनंत्यानुप्रास अलंकार है। इसके बाद अगला प्रश्न इसमें पूछा गया क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न इसमें पूछा अमीर खुसरो किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं थे? यानी कि इसमें जरूरी है कि आपको अमीर खुसरो के बारे में पता होना चाहिए कि वो क्या उनकी रचनाएं हैं, क्या किस तरीके की उनकी शैलियां थी। तो यहां पर अमीर खुसरो ने कभी गीत नहीं गाए। अमीर खुसरो ने गजल कहीं, पहेलियां कहीं, खालिक वारी कहीं, और अन्य जो जानकारी है वो मैंने यहां पर दी हुई है कि अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 11 बताई गई है, जिनमें गजल, पहेलियां, खालिक बारी और मुकरिया और दो सुखने इत्यादि हैं। तो यहां पर अमीर खुसरो गीत के लिए प्रसिद्ध नहीं थे, बाकी गजल, पहेलियां, खालिक बारी इन सब के लिए थे। अगला प्रश्न देखते हैं परिंदे कहानी निम्न वर्णित में से किस कथाकार की है? तो जो परिंदे कहानी है वो निर्मल वर्मा की है। इसके लिए और आगे हम समझें तो देखिए भीष्म साहनी की कहानियां थी, वो थी चीफ की दावत और खून का रिश्ता। मैं लिख देता हूं, चीफ की दावत और खून का रिश्ता। खून का रिश्ता। इसके बाद आते हैं आपके मुक्ति बोध। तो मुक्ति बोध की थी आपकी काठ का सपना सतह से उठता आदमी। काठ का सपना, और इसके बाद है सतह से उठता आदमी। इसके बाद है आपका प्रेमचंद। तो प्रेमचंद की थी परमेश्वर और सौत। परमेश्वर और सौत। तो
तो यहां पर आपका परिंदे कहानी किसकी है, तो वो है निर्मल वर्मा की। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहां पर मृदुला गर्ग का जो उपन्यास है मिलजुल मन, उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और आपको इन सब पुरस्कारों के बारे में जरूर जानकारी होनी चाहिए एग्जाम में बैठने से पहले, और कौन कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनको ये पुरस्कार दिए गए हैं, किन किन कृतियों के लिए दिए गए हैं, वो भी आपको जानकारी होनी चाहिए। आगे हमारा पद्यांश दिया गया गद्यांश, तो इसके लिए पहले हम प्रश्नों को देख लेते हैं, फिर उसके बाद गद्यांश को पढ़ेंगे। दो तरीके होते हैं गद्यांश को सॉल्व करने के, या तो पहले आप गद्यांश को पढ़ लो फिर उसके बाद आंसर दे दो, या पहले प्रश्नों को देख लो फिर उसका आंसर दे दो। तो यहां 8वां प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश में क्या वर्णित है, मतलब किस चीज की मतलब व्याख्या की गई, क्या वर्णित है इसके अंदर, किस चीज का वर्णन है। अगला प्रश्न इसमें पूछा प्रस्तुत गद्यांश में कौन सा शब्द विषम का विलोम शब्द है, मतलब विषम का विलोम क्या है। दो ही प्रश्न पद्यांश से, जिसे गद्यांश से तो पढ़ते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारतीय संस्कृति सत्य, शिव, सुंदरम के स्वर्णिम सिद्धांत को अपना ध्येय मानकर विश्व में सदैव अहिंसा, शांति और विश्व बंधुत्व के सिद्धांतों का प्रचार करती है। भारतीय संस्कृति के विषम परिस्थितियों में भी जीवित रहने तथा उसके सफल रहने का रहस्य उसकी अपनी विशेषताएं हैं, जिनमें प्रमुख है उसकी प्राचीनता, पृथकता, निरंतरता, आध्यात्मिकता, धर्म प्रधानता, सहिष्णुता तथा समन्वयता। अब यहां पर हमारे ऑप्शन दिए गए हैं कि भारतीय संस्कृति का मूल्यांकन, ये मूल्यांकन थोड़ी कर रहे हैं, इस गद्यांश में मूल्यांकन नहीं है। भारतीय संस्कृति का प्रचार, तो इस पूरे गद्यांश में प्रचार जैसी तो कोई बात ही नहीं कही है। इसके अलावा भारतीय संस्कृति की विशेषता, हाँ तो बिल्कुल यहां पर भारतीय संस्कृति की विशेषता बताइए कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राचीन है, कितनी उसकी पृथकता है, कितनी निरंतरता है और आध्यात्मिकता है तथा धर्म में प्रधानता, सहिष्णुता और समन्वयता है। भारतीय संस्कृति की परंपरा गलत है, तो यहां आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न इसमें पूछा है कि प्रस्तुत गद्यांश में कौन सा शब्द विषम का विलोम है। तो देखिए विषम का तो विलोम सम ही होता है, आपने देखा होगा कि विषम का उल्टा सम होता है। अगला प्रश्न 10वां जिसमें पूछ रहा है कि सदैव शब्द का विच्छेद क्या होगा, मतलब सदैव शब्द का विच्छेद दिए हुए विकल्पों में से कौन सा होगा। तो ये आपका होगा सदा, धन, एव, और इसमें आपकी वृद्धि स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि, इसमें आपकी वृद्धि स्वर संधि है। अगला प्रश्न जिसमें पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से बिल्ली शब्द का बहुवचन कौन सा है। तो यहां पर आपका बिल्ली शब्द का बहुवचन होगा ए, बिल्लियां। अगला है जिसमें पूछा गया कि बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है। तो देखिए पीले जो है वो आपका विशेषण है। अब इसको ऐसे समझिए, बसंत का मौसम है, फूल खिल रहे हैं, फूल की विशेषता यह है कि फूल पीले हैं, तो भैया विशेषण यहां पे होगा पीले। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। 13वां प्रश्न है जिसमें पूछ रहा है कि दिए गए विकल्पों में से भुजंग शब्द का समानार्थी कौन सा है। तो देखिए भुजंग का समानार्थी होता है सर्प और नाग, और ये जो आपके दिए गए हैं कि पर्वत का होता है जी भूधर, शैल, पहाड़, नग, तो ये आपके पर्वत के पर्यायवाची हैं। इसके बाद है आपका क्षीर, पय, दूध, गौरस, पीयूष, ये सब दूध के होते हैं जी पर्यायवाची, दूध। तो यहां पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला प्रश्न इसमें पूछा गया कि दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान, यह पंक्ति किस अलंकार की है। तो यहां पर ये आपकी पंक्ति है प्रतीप अलंकार की, और यहां पर ये देखिए जो प्रतीप अलंकार होता है वह उपमा का उल्टा होता है। जहां प्रसिद्ध उपमान को उपमेय तथा उपमेय को उपमान सिद्ध करके चमत्कार पूर्वक उपमेय या उपमान की उत्कृष्टता दिखाई जाती है, वहां प्रतीप अलंकार होता है। तो यहां ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। 15वां प्रश्न जिसमें पूछ रहा है आलोचना करना के अर्थ हेतु उचित मुहावरा दिए हुए विकल्पों में से कौन सा है। देखिए आलोचना करना होता है ना भैया, टीका टिप्पणी जब करते हैं तो हम किसी की आलोचना करते हैं, जी छोटा करना होता नहीं है, दांत दिखाना होता नहीं, दो टूक बात करना होता नहीं है। तो यहां पर होगा आपका टीका टिप्पणी करना, 15 का डी बिल्कुल सही है। इसके बाद 16वें पे आते हैं, इसमें पूछा भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, तो प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक यानी कि किस शब्द में गलती है। तो यहां पर जो गलती है वो स्त्रियों में है, स्त्रियों को ऐसे नहीं लिखा जाता, स्त्रियों को ये जो बड़ी ई की नहीं छोटी ई की मात्रा होती है, जैसे कि स्त्रियों। तो आपका ऑप्शन बी
बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से तीव्र का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। तो यहां पर है, आपको दिया गया है तेज, सरल, धीमा, मंद। तो यहां पर होगा आपका मंद। देखिए तेज का उल्टा होता है धीमा, और सरल का आपका उल्टा होता है वक्र, वक्र, कठिन, कुटिल। तो यहां आपका मंद होगा तीव्र का विपरीतार्थक, तेज का उल्टा धीमा, सरल का वक्र, कठिन, कुटिल। इसमें पूछा है इनमें से असंगत विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा है। तो देखिए यहां पर असंगत मतलब इसमें कौन सा है कि जिनका विलोम शब्द सही नहीं बन रहा। तो गुप्त और प्रकट बिल्कुल सही है, यानी कि गुप्त माने किसी चीज को छुपा लेना, और प्रकट माने होता है किसी चीज को रिवील कर देना, उजागर कर देना। कुटिल और सरल, और कुटिल सरल तो आपने इसी स्लाइड में भी देखा था ना कि सरल का उल्टा कुटिल होता है, कठिन होता है, वक्र होता है। तो यहां पर कुटिल का उल्टा सरल होगा, बिल्कुल सही है। इसके बाद है दोस्त सखा। तो देखिए ये पर्यायवाची है, न कि आपका विलोम शब्द। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। गुरु का उल्टा लघु होता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है आपका। प्रश्न 19वां इसमें पूछा गया महादेवी वर्मा को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो महादेवी वर्मा को उनकी कृति यामा के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 20वां इसमें से पूछा इनमें से कौन सा शब्द नदी का समानार्थी नहीं है। तो देखिए यहां पर जो आपका बारी है वो नदी का समानार्थी नहीं है। निरझणी, सरिता, तटनी ये आपके नदी के पर्यायवाची हैं, और जो बारी है वह पानी का है, पानी का बारी है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न 21 इसमें पूछा इनमें से कौन सी रचना रांगेय राघव की रचना नहीं है। तो यहां पर आएगा आपका जीवन के पहलू रांगेय राघव की रचना नहीं है। बाकी अधूरी मूरत, देवदासी, साम्राज्य का वैभव ये रांगेय राघव की रचना है। जो जीवन के पहलू है वो अमृत राय की कहानी है, अमृत राय की ये कहानी है। ऑप्शन 22 जिसमें पूछा उल्टी माला फेरना दिए हुए विकल्पों में से कौन सा प्रस्तुत मुहावरे का सही अर्थ दर्शाता है। देखिए उल्टी माला फेरना यानी कि जो काम सही हो रहा है उसको आप उल्टा कर रहे हो, तो गलत काम तो नहीं होगा, ठगना नहीं होगा, व्यंग नहीं होगा, किसी का बुरा सोचना होता है, जब उसे कहते हैं उल्टी माला फेरना। आपने अक्सर सुना भी होगा कि आजकल बहुत उल्टी माला फेर रहे हो, यानी कि किसी का बुरा सोच रहे हो। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद प्रश्न 23 इसमें पूछा गया मानव आदिकाल से ही, अब ये खाली जगह दी गई है इसकी भरना है इसको। मानव आदिकाल से ही खाली जगह पर चला आ रहा है। तो यहां पर होगा मानव आदिकाल से ही प्रगति के पथ पर चला आ रहा है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। 23 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें है 24वां डिब्बा किस शब्द का एक वचन है। तो डिब्बा डिब्बे का एक वचन है, डिब्बे बहुवचन है और डिब्बा एक वचन है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ। तो जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं थी उन सबका विकास अपभ्रंश से हुआ है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि महाराष्ट्र में गणेशोत्सव खाली जगह व गौरवशाली खाली जगह रही है। तो विकल्प पूरा करना है। तो देखिए गणेशोत्सव की वैभवशाली व गौरवशाली परंपरा रही है, ये परंपरा रही है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा 26 का। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा तुम बैठो मैं अभी आया। तो इसमें कौन सा काल है। तो देखिए भूतकाल तो नहीं होगा, भविष्यकाल नहीं होगा, ना संभाव्य भूतकाल होगा। तो यहां पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, वर्तमान काल। 27 का बी बिल्कुल सही है, वर्तमान काल। अगला प्रश्न है कागा चला हंस की चाल हंस रहा ना कागा, यानी कि कौए ने हंस की चाल चलने का प्रयास किया तो ना तो कौआ ही रहा ना हंस ही रहा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है जिसमें पूछ रहा है सबकी एक सी दशा है प्रस्तुत वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित लोकोक्ति कौन सी है। तो देखिए अपनी पगड़ी अपने हाथ, कोई सेंस नहीं बन रहा। अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, गलत है। घर घर मटियाली चूल्हे हैं,
बिल्कुल सही है। सबकी एक सी दशा, यानी कि घर घर चूल्हे माटी के हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, दही को घट्टा कौन कहे, बिल्कुल गलत है। 30वां इसमें पूछा गया है, मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए। तो ये जो हस्ताक्षर है ना, इसका वैसे तो हस्ताक्षर शब्द होता है नित्य बहुवचन, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा इसका आंसर माना गया है नित्य एक वचन। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, नित्य एक वचन। अब बोर्ड ने माना है तो यही हम भी मान रहे हैं, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न इसमें पूछा, मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया। तो देखिए मटमैला है, आप मैंने अपना घर यानी कि मेरा घर किस रंग का रंगा गया, मटमैले। तो मेरे घर की विशेषता और घर में भी मेरा जो रंग लगवाया है मैंने अपने घर पे, उस रंग की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा कि ये विशेषण है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है कि मटमैला यहाँ पर विशेषण है। अगला प्रश्न, निम्न शब्दों में से अशुद्ध शब्द को पहचानिए। तो देखिए यहाँ पर जो अशुद्ध शब्द है वो है आपका रचयिता, क्योंकि जो रचयिता में छोटी ई की जो मात्रा च पे लगी हुई, वो च पे न लग करके य पे लगेगी, ऐसे होगा र च यी ता, र च यी ता। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछ रहा है पंडित शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो पंडित शब्द का आपका स्त्रीलिंग होगा पंडितायन, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न इसमें पूछा, निम्नलिखित विकल्पों में से विभावना अलंकार का उदाहरण पहचानिए। यानी कि हाँ, विभावना अलंकार का पहचानिए। तो यहां पर विभावना का होगा बिनु पद चले सुने बिनु काना। देखिए विभावना अलंकार जो होता है वहां पर बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो जाए, वहां पर विभावना अलंकार होता है। तो यहाँ 34 का डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 35, जिसमें पूछा गया मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे। तो जो मिर्जा गालिब थे वो बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि थे। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। 36वां इसमें पूछा, जिसके पास कुछ न हो वो क्या कहलाता। तो जिसके पास कुछ न हो वो अकिंचन कहलाता है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न 37 जिसमें पूछ रहा है कि जो दिए गए विकल्पों में से सुधाकर, यानी कि सुधाकर किसका समानार्थी है। तो जो सुधाकर है जी वो आपका चांद का समानार्थी है। अब रही बात यहां धरती की, तो धरती का होता है धरा और भू। अब जी यहां पर हवा की बात आई तो हवा का होता है पवन और बात, और रात का होता है जी निशा और रैन। तो यहां ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 38, जिसमें पूछा श्री कृष्ण की भक्ति ही खाली जगह है, अन्य शब्द खाली जगह। तो इसको पूरा करना है। तो देखिए श्री कृष्ण की भक्ति ही सत्य है, अन्य सब मिथ्या है, अन्य सब मिथ्या है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा 38 का। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में से वाक्य के कौन से हिस्से में त्रुटि रह गई है। अब हर युग में जनता, यानी कि हर युग से जनता राम राज्य के आने का स्वप्न देखती आई। तो अगर आप पढ़ भी रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि से तो नहीं ही होना चाहिए, तो यहां होना चाहिए हर युग में जनता। तो ऑप्शन बी में आपके में त्रुटि है, तो यहां ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला है जिसमें पूछा गया है कि जो शब्द दांत है इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है। तो जो दांत है वो पुल्लिंग को दर्शाता है, यानी कि जो दांत है वो पुल्लिंग का है शब्द। तो ये थे आपके यूपीएसआई के 2017 के इस पेपर के 40 प्रश्नों का हल। तो कैसा लगा आपको जरूर बताइए। जय हिंद दोस्तों।